बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 इन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का हमने इंट्रोडक्शन पहले कर लिया है। आज हम इसका यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जीआईटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले आ जाता है स्टोमेटाइटिस। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अब जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने पहले 2 सेमेस्टर में डिस्कस कर लिए डिटेल से, तो मेरा ख्याल से इसको अभी यहाँ पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं बनती। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 पर डिस्कस द काज, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉलोइंग जीआईटी डिसऑर्डर। हमने जो भी डिसऑर्डर्स हैं जीआईटी से रिलेटेड उनके कॉजेज़ को डिस्कस करना है, उनकी पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन को डिस्कस करना है 1 बाय 1। नंबर 3 पर है डिस्कस द डायग्नोस्टिक, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बिलो मेंशन्ड डिसऑर्डर्स। अब जो डिसऑर्डर्स हमने स्टडी करने हैं उनकी हमने मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट डिस्कस करनी है कि इस डिज़ीज़ की क्या मेडिकल मैनेजमेंट हो सकती है या फिर क्या सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकती है। उसके बाद नंबर 4 पर है अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट विथ जीआईटी डिसऑर्डर। अब जो जीआईटी का डिसऑर्डर है उसके लिए हमने नर्सिंग प्रोसेस बनाना है, जिसमें असेसमेंट आ जाती है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन। ठीक है, उसके बाद है डेवलप अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिसऑर्डर ऑफ द जीआईटी। अब हमने क्लाइंट के लिए एक टीचिंग प्लान डेवलप करना है जो कि हम उसको बताएंगे उस डिज़ीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं किसके, डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड इसोफेगस, जिसमें से हम आज ओनली 1 डिस्कस करेंगे विच इज़ स्टोमेटाइटिस। ठीक है, बाकी ये जो सारे हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले है पार्ट ऑफ जीआईटी। अब हमने पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था। आज हम सिंपली उस डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, उसके काजेस, मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जीआईटी में आपको पता है सबसे पहले माउथ आ जाता है, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, और उसके बाद जीआईटी के साथ साथ रिलेटेड एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं डाइजेशन में, विच आर लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और अपेंडिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले है स्टोमेटाइटिस। आज हमने सिर्फ और सिर्फ स्टोमाटाइटिस को डिस्कस करना है। तो स्टोमाटाइटिस से क्या मुराद है कि ये क्या है। स्टोमा मीन्स माउथ और आइटस का मतलब है इन्फ्लोमेशन, मीन्स माउथ की इन्फ्लोमेशन या फिर ओरल कैविटी की इन्फ्लोमेशन को हम क्या कहते हैं, स्टोमाटाइटिस। ठीक है, स्टोमाटाइटिस इज एन इन्फ्लोमेशन ऑफ द माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन। माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर इन्फ्लोमेशन हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, स्टोमाटाइटिस। ऑफन कास्ड बाय पेनफुल सोर और अल्सर इनसाइड द माउथ। अब इस वजह से क्या होते हैं, पेनफुल सोर्स बन जाते हैं और अल्सर बन जाते हैं माउथ के अंदर। ठीक है, ये सिंपली क्या कहलाती है, स्टोमाटाइटिस। उसके बाद है काजेज ऑफ स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस के कौन कौन से काजेज हो सकते हैं। सबसे पहले है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन मीन्स जो इन्फेक्शन वायरस के
वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन हो उसको हम क्या कहेंगे, वायरल इन्फेक्शन। वो कौन सा वायरस है जो माउथ स्टोमाटाइटिस को काज करता है, वो है हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस HSV एंड कॉक्सैक्यू वायरस आर कॉमन कल्प्रिट्स। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मीन्स जो बैक्टीरिया के दौरान इन्फेक्शन हो उसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो कौन सा बैक्टीरिया है जो स्टोमाटाइटिस काज करवाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद है फंगल इन्फेक्शन, मीन्स जो फंजाई की वजह से इन्फेक्शन हो उसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। कैंडिडा, ठीक है, कैंडिडा फंजाई से क्या होगा, स्टोमाटाइटिस काज होगा। उसके बाद है एलर्जीज, एलर्जीज की वजह से भी स्टोमाटाइटिस काज होता है। एलर्जिक रिएक्शन टू सर्टेन फूड्स, ओरल केयर प्रोडक्ट्स और मेडिकेशन कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन। उसके बाद है इरिटेशन, इरिटेशन मीन्स वो सारी चीज़ें जिससे हमारे माउथ को क्या हो, इरिटेशन हो। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इरिटेशन फ्रॉम ब्रेसेस, डीनेचर्स और शार्प टीथ कैन ट्रिगर स्टोमाटाइटिस। शार्प टीथ कभी कभार हम खुद को ही जो है ना वो काट देते हैं, तो उसी वजह से ही स्टोमाटाइटिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से भी स्टोमाटाइटिस काज होता है। लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली बी विटामिन्स और विटामिन सी एंड आयरन कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, ये सारी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से स्टोमाटाइटिस काज होता है। उसके बाद है ट्रामा, ट्रामा मीन्स कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी हो, बर्न हो या फिर किसी ऐसे केमिकल का एक्सपोजर होना क्या करता है, माउथ में इन्फ्लेमेशन करता है, जिसकी वजह से सिंपली स्टोमाटाइटिस काज होता है। तो ये सारे क्या थे, काजेस थे किसके, स्टोमाटाइटिस के। अब काजेस तो हमने डिस्कस कर लिए, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि स्टोमाटाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो कैसे अकर होता है। पैथो और फिजियोलॉजी, पैथो मीन्स डिजीज़, जो डिजीज़ हुई है, ठीक है। फिजियोलॉजी मीन्स वो किस तरीके से डिजीज़ हुई है, उसका क्या प्रोसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये चार्ट है, पहले हम स्टडी करें, उसके बाद इस चार्ट को देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले कोई इंजरी होना या फिर कोई इरिटेशन होना, ठीक है। सबसे पहले इंजरी या फिर इरिटेशन होगी जिसकी वजह से क्या होगा, स्टोमाटाइटिस कैन बी ट्रिगर्ड बाय फिजिकल ट्रॉमा, केमिकल इरिटेंट्स और थर्मल इंजरी। अब कोई भी यहाँ पर काज हो सकता है जिसकी वजह से वो ट्रिगर्ड होगा क्या, स्टोमाटाइटिस। ठीक है, दीज फैक्टर्स डैमेज द ओरल म्यूकोसा डिस्टर्बिंग इट्स प्रोटेक्टिव बैरियर। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ओरल म्यूकोसा को डैमेज करेंगे। ठीक है, अब डैमेज हो गया, उसके बाद क्या हुआ, इन्फेक्शन। ठीक है, या फिर फिज़िकल किसी चीज़ की वजह से हमारे माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई, या फिर वायरसेस की वजह से, वायरसेस सच एज हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन इन्फेक्ट द ओरल म्यूकोजा लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन। अब ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, माउथ की इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। These microorganisms may breach the mucosal barrier and trigger an immune response. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब स्टिमुलेशन हो गई इम्यून रिस्पॉन्स की, अब इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगा, इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन, इंजरी या फिर इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अब इन्फ्लेमेशन तब होगी जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, इम्यून रिस्पॉन्स की एक्टिवेशन से ही इन्फ्लेमेशन होती है।
ठीक है, एंड इट सर्व्स टू रिक्रिएट इम्यून सेल्स टू इफेक्टेड एरिया। अब जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर बहुत सारे इम्यून सेल्स ट्रांसफ़र होकर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है केमिकल मीडिएटर्स। अब केमिकल मीडिएटर्स क्या करेंगे, वहाँ पर एक किस्म के केमिकल्स रिलीज़ होंगे। वो कौन से केमिकल से, साइटोकाइनेस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, आर रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन के दौरान ये रिलीज़ होंगे। अब ये क्या करेंगे, इनका क्या काम है, दे कंट्रीब्यूट टू वेजो डायलेशन एंड इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल। अब वेजो डायलेशन में, वेजो मीन्स वेजल्स एंड डायलेशन मीन्स किसी चीज़ का डायलेट होना। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, पहले नैरो है, अब ये जो केमिकल्स रिलीज़ हुए हैं ये क्या करेंगे, वेसल्स को डायलेट कर देंगे। ये क्या कर दिया, इनने डायलेट कर दिया। अब वेजो डायलेशन जो होगी तो ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, अफेक्टेड एरिया में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो क्या होगी, रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन हो गई एंड इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स लीडिंग टू स्वेलिंग एंड रेडनेस इन द अफेक्टेड एरिया। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर रेडनेस हो जाएगी और उसके साथ साथ स्वेलिंग हो जाएगी। तो स्वेलिंग और रेडनेस को मिलाकर हम क्या कहेंगे, इन्फ्लामेशन हो गई उस जगह पर। ठीक है, उसके बाद है पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अब जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गई तो वहाँ पर क्या होंगे, इन्फ्लामेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ pathogens or irritants in the oral cavity can cause pain and discomfort। अब ये जो एक इन्फ्लामेशन और पैथोजेंस और सर्टेन इरिटेंट्स हमारी ओरल कैविटी में क्या काज करेंगे, पेन और डिस्कम्फर्ट। ठीक है, पेन रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड। अब वहाँ के जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड लीडिंग टू द सेंसेशन ऑफ सोरनेस। अब वो सोरनेस की सेंसेशन को इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन और डिस्कम्फर्ट होगा माउथ में, ओरल कैविटी में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पेन भी हो गया, उसके बाद अल्सर फॉर्मेशन। अब उस खास जगह पर एक अल्सर फॉर्म होगी लाइक दिस। ठीक है, इन मोर सिवियर केसेस particularly in viral or autoimmune stomatitis, the inflammatory response can lead to the development of ulcer or lesion on the oral mucosa। अब एक होती है नॉर्मल स्टोमेटाइटिस और एक होती है एक नॉर्मल नहीं होती, जो कि वायरस या फिर ऑटोइम्यून की वजह से होती है। तो वो क्या करेंगी, वो उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स से आगे उसको अल्सर या फिर लेजन में डेवलप कर देगी। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हार्मफुल नहीं। तो अब अल्सर फॉर्मेशन हो गई तो यहाँ पर स्टोमेटाइटिस काज हो गई है टोटली। तो ये थी पूरी की पूरी पैथोफिजियोलॉजी की डिज़ीज़ कैसे एंटर हुई है, मीन्स कैसे काज हुई है, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो होप सो कि आपको डिज़ीज़ का पूरा प्रोसेस समझ आ गया। उसके बाद डिज़ीज़ कर ली हमने, डिज़ीज़ की पैथोफिजियोलॉजी। अब है इसकी मैनिफेस्टेशन मीन्स डिज़ीज़ की वजह से, इस डिसऑर्डर की वजह से कौन कौन से ऐसे मैनिफेस्टेशन है, कौन कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें दिखने को मिलती हैं। सबसे पहले है बैड ब्रीथ। अब माउथ में अगर इन्फेक्शन होगा, स्टोमेटाइटिस है, इन्फ्लामेशन है, तो उसकी वजह से क्या होगी, स्मेल होगी, बैड ब्रीथ होगी, जो कि उसको खुद को ही महसूस होगी।
Stomatitis can result in halitosis or bad breath due to the presence of ulcer and inflammatory process. किसकी वजह से बैड ब्रीथ है? अल्सर और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है। दूसरी मैनिफेस्टेशन क्या है? फीवर। इन सम केसेस स्पेशली व्हेन stomatitis is caused by infection, individual may develop fever. अब कभी कभी कभार क्या होगा? स्टोमाटाइटिस की वजह से फीवर भी होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को फीवर होता है और उसके मुंह में क्या सोर्स बन जाते हैं, अल्सर्स बन जाती हैं और उनका ओरल कैविटी जो है वो इन्फ्लामेट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है जनरल मलेरिया। पेशेंट में एक्सपीरियंस जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल अलॉन्ग विथ फैटीग। अब यहाँ पर क्या होगा? पेशेंट खुद को अनवेल मीन्स ऐसे फील करेगा जैसे कि वो ठीक नहीं है और उसको ऐसे लगेगा कि वो थका हुआ है हर वक्त। ठीक है। इसके बाद है डिफ़िकल्टी ईटिंग। अब अगर हमारे माउथ में इन्फ्लेमेशन है तो हम सही से नहीं खा पाएंगे, तो हमें खाने में क्या होगी? डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है। पेनफुल अल्सर्स कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू ईट एंड ड्रिंक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे माउथ में इन्फ्लेमेशन है या फिर अल्सर बन गया है, तो हम कोई साल्टी चीज़ वगैरह खाएंगे तो उससे क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से हम सही से खा पी नहीं सकेंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जिस पेशेंट को स्टोमाटाइटिस हो वो स्ट्रा का यूज़ करें। ठीक है। ताकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो किसी भी ऐसी चीज़ का जिससे उसका पेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है। लीडिंग टू पोटेंशियल वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन। अब इससे क्या होगा? डिफ़िकल्टी ईटिंग मीन्स पेशेंट को डर लगेगा कि मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे दर्द होगा। ठीक है। मैं कुछ पीऊँगा तो भी मुझे दर्द होगा। तो इसी दर्द से वो कुछ खाए पिएगा नहीं, जिसकी वजह से पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा और पेशेंट डिहाइड्रेट होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद है स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड एरियाज इन द माउथ। अब इन्फ्लेमेशन क्या करेगी? और ज़्यादा स्वेलिंग करेगी जो भी अफेक्टेड एरियाज़ है माउथ में, विच में काज डिफ़िकल्टी इन मूविंग द टंग और लिप्स। जो कि अब स्वेलिंग जो हो गई तो वो डिफ़िकल्टी पैदा करेगी मूविंग द टंग एंड लिप्स, जिसकी वजह से वो पेशेंट सही से बात नहीं कर सकता। ठीक है। और खाना वगैरह भी सही से नहीं खा सकेगा। तो ये भी इसकी मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद है रेडनेस। द म्यूकस लाइनिंग ऑफ माउथ में अपीयर रेड एंड इन्फ्लाम्ड। अब माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसे हमें शो होगी? रेड और इन्फ्लाम्ड। उसके बाद ब्लिस्टर्स। अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे। वो कौन सी स्टोमाटाइटिस में? वायरल स्टोमाटाइटिस में। यू में फील और नोटिस फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर दैट कैन ब्रेक ओपन एंड फॉर्म अल्सर्स। अब आप क्या नोटिस करेंगे? उसमें ब्लिस्टर्स होंगे जो कि फ्लूइड फिल्ड होंगे, जो ब्रेक होंगे तो उसके अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है। तो ये सारे थे हाँ हमारे मैनिफेस्टेशन जो कि स्टोमाटाइटिस की वजह से होते हैं। अब हम इनकी मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी। टॉपिकल एनाल्जेसिक्स। ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन टॉपिकल एनाल्जेसिक जेल और माउथ वॉशेस कैन help relieve pain and discomfort associated with stomatitis. अब टॉपिकल का मतलब जो हम म्यूकस लाइनिंग या फिर स्किन पर कोई चीज़ अप्लाई करें। ठीक है। उन ड्रग्स को हम टॉपिकल कहते हैं। ठीक है। टॉपिकल रूट से हम जो
ड्रग्स देते हैं। एनाल्जेसिक मीन्स जो पेन को रिड्यूस करें। OTC मीन्स ओवर द काउंटर, जो आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लिए दवा लेकर आएँ, और प्रिस्क्रिप्शन। तो हम टॉपिकल एनाल्जेसिक जेल्स वगैरह पेशेंट को देते हैं, जो कि अपने माउथ के ऊपर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जगह सुन्न हो जाती है और उसको पेन नहीं होता। माउथ वॉशेस भी हेल्प करता है पेन को रिलीव करने में, और जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। अब वो मेडिसिन जो है वो डिपेंड करती है, आइदर वो स्टोमाटाइटिस वायरल है या बैक्टीरियल है या फंगल है। तो वायरल जो होगी तो उनको हम एंटीवायरल देंगे, बैक्टीरिया की जो वजह से जो होंगी उसको हम बैक्टीरियल देंगे, और फंगल की वजह से हम एंटी फंगल मेडिकेशन देंगे। डिपेंडिंग ऑन द काज, डिपेंड करती है कि वो किसने काज की है, वायरस ने, बैक्टीरिया ने, या फिर फंजाई ने। ठीक है, तो ये सब कौन करेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर में प्रिस्क्राइब एंटीवायरल ड्रग्स सच एज असाइकोलवर फॉर हर्ब्स, एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल मेडिकेशन टू ट्रीट द अंडरलाइनिंग इन्फेक्शन। अब ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही चेक करके बता सकता है कि कौन सी मेडिसिन बेस्ट है स्टोमाटाइटिस के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद है पेन रिलीफ। अब ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि ओवर द काउंटर हम परचेज़ करके यूज़ करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, लाइक एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन कैन हेल्प मैनेज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ये जो मेडिसिन है ये हमारे पेन को मैनेज करने के लिए हेल्प करवाती हैं। उसके बाद है मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने उनको क्या करवाना है, उनकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करवाना है। रेगुलर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग ऑफ टीथ अलोंग विद द यूज़ ऑफ जेंटल माउथ वॉश। ठीक है, हमने उनको ब्रश का बोलना है और उसका अच्छे नमूने से माउथ वॉश करने के लिए बोलना है। कैन हेल्प मेंटेन ओरल हाइजीन एंड प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब ओरल हाइजीन क्या करेंगी, पहले तो उसके माउथ को हाइजीनेट रखेगी और प्रिवेंट करेगी सेकेंडरी इन्फेक्शन के होने के लिए। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन तो हो गया, अब हम मेंटेन करेंगे अपनी ओरल हाइजीन को, तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद है डाइटरी मॉडिफिकेशन। अब डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है इस चीज़ में। ठीक है, सॉफ्ट ब्लेंड फूड्स एंड अ डाइट रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स कैन हेल्प सपोर्ट हीलिंग। अब हमने विटामिन रिच और मिनरल रिच फूड इनको देना है, जो कि इनको हेल्प करेगा हीलिंग होने में। ठीक है, उसके बाद है एलर्जन अवॉइडेंस। हमने जो भी इसके एलर्जी काज करवाते हैं वो सारे एलर्जन हमने इससे दूर रखने हैं। ठीक है, इफ़ एलर्जीज आर काज्ड, आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग एलर्जन इज एसेंशियल। अगर वो स्टोमाटाइटिस किसी एलर्जन की वजह से हो रहा है तो हमने वो एलर्जन आइडेंटिफाई करना है और उनको उस एलर्जन से अवॉइड करने का बोलना है। उसके बाद है हाइड्रेशन। हमने उसको बोलना है स्टेइंग वेल हाइड्रेट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड कैन प्रिवेंट ड्राई माउथ एसोसिएटेड विद स्टोमाटाइटिस। अब एक बंदा जो है वो हाइड्रेटेड होगा तो उसकी जो स्किन है वो ब्रेक होने के चांसेस कम है, लेकिन एक पर्सन जो है वो डिहाइड्रेटेड है, तो डिहाइड्रेटेड होगा तो इसकी जो स्किन है वो पहले तो टीयर होने में वो बहुत आसान होगी, तो वो जल्दी से टूट सकती है स्किन। ठीक है, उसके बाद है अवॉइड इरिटेंट्स। वो सारे इरिटेंट्स जो कि उसको इरिटेट करते हैं वो भी हमने उससे अवॉइड करवाना है, सच एज स्पाइसी फूड्स, एसिडिक फूड्स, टोबैको एंड अल्कोहल। ठीक है, ये सारे जो है हेल्प करेंगे प्रिवेंट फर्दर इरिटेशन के
अब हमने इनको क्या करवाना है, अवॉइड करवाना है। तो ये क्या है सारी मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। सर्जिकल मैनेजमेंट तो हम तब करेंगे जब मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं करे, ठीक है, तो हमने फिर सर्जिकल मैनेजमेंट ही करनी होगी। तो उसमें आ जाता है बायोप्सी इन केसेस ऑफ प्रेसिडेंट और अनएक्सप्लेन्ड स्टोमाटाइटिस। जब एक स्टोमाटाइटिस अनएक्सप्लेन्ड है, हमें उसका सही से पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। मे बी परफॉर्म टू एग्जामाइन द टिश्यू फॉर अंडरलाइनिंग कंडीशन सच एज ओरल कैंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद है लेज़र थेरेपी। हम लेज़र थेरेपी करेंगे। लेज़र थेरेपी कैन बी यूज टू रिमूव और कैटेगराइज लेजन और अल्सर। लेज़र थेरेपी की मदद से हम लेजन और अल्सर्स को रिमूव करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, पेन रिड्यूस होगा और उसकी हीलिंग जो है वो प्रमोट होगी। उसके बाद है सर्जिकल रिमूवल। हम सर्जरी करके उस अफेक्टेड एरिया को रिमूव करेंगे। ये रेयर केसेस में होता है इफ़ द कॉज ऑफ स्टोमाटाइटिस इज़ रिलेटेड टू अ लोकलाइज्ड ओरल लेजन और एबनॉर्मलिटी। अगर स्टोमाटाइटिस जो है वो लोकलाइज्ड ओरल लेजन से रिलेट है या फिर किसी दूसरी एबनॉर्मलिटी से रिलेट है, तो हम क्या करेंगे, सर्जरिकली रिमूव कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसके बाद है स्लेवरी ग्लैंड सर्जरी। अब स्लेवरी ग्लैंड सर्जरी में क्या होगा, इन केसेस वेयर ब्लॉक्ड स्लेवरी डक्ट्स कंट्रीब्यूट टू स्टोमाटाइटिस। अब कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में स्लेवरी डक्ट्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोमाटाइटिस काज होता है। तो सर्जिकली हमने उनको करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये थी उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो अब हम लास्ट देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस फॉर स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस के लिए हम कैसा नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे। सबसे पहले तो हम असेसमेंट करेंगे, ठीक है। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट और पेशेंट। सो देखते हैं क्या लिखा है, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री। हमने उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इंक्लूडिंग एनी अंडरलाइनिंग हेल्थ कंडीशन की, कहीं कोई अंडरलाइनिंग हेल्थ कंडीशन का कोई मसला तो नहीं है, मेडिकेशन कोई ऐसी दवा तो नहीं ले रहा, या फिर उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, एंड प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ स्टोमाटाइटिस, या फिर उसको प्रीवियस को कभी या फिर कितने टाइम स्टोमाटाइटिस काज हुआ है। तो ये हम असेस करेंगे उस पेशेंट से। उसके बाद हम फिज़िकल असेसमेंट परफॉर्म करेंगे, किसकी, ओरल कैविटी की, ताकि हमें वहाँ पर कोई अल्सर्स या फिर सोर्स तो नहीं मिल रहे। उसके बाद हम नोट करेंगे वहाँ पर कोई रेडनेस, स्वेलिंग या फिर कोई अदर्स ऐसे साइंस इन्फ्लेमेशन के तो नहीं मिल रहे, ठीक है। उसके बाद हम असेस करेंगे पेशेंट लेवल ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड देयर एबिलिटी टू ईट एंड ड्रिंक एंड स्पीक, ठीक है। हम क्या असेस करेंगे कि पेशेंट की क्या लेवल है पेन की, और उसको कितना डिस्कम्फर्ट है, और क्या वो खुद खा सकता है, पी सकता है, या फिर सही से बोल सकता है या नहीं बोल सकता। उसके बाद हमने क्या ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन द पेशेंट ओरल हाइजीन प्रैक्टिस, एनी रिसेंट चेंजेस इन डेंटल अपीयरेंस और हैबिट्स दैट माइट कंट्रीब्यूट टू स्टोमाटाइटिस। अब हमने ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है कि कोई ऐसी रिसेंट चेंजेस तो नहीं आई, या फिर वो डेंटल अप्लायंस या फिर कोई ऐसी हैबिट्स जो कि क्या काज करें, स्टोमाटाइटिस काज करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उस पेशेंट से कलेक्ट करेंगे। अब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम एक डायग्नोस बनाएंगे, ठीक है। डायग्नोस क्या है, क्लिनिकल जजमेंट है। हम जज करेंगे कि क्या मसला हो सकता है, तो स्टोमाटाइटिस के लिए हम कौन सा बेस्ट डायग्नोस बना सकते हैं, ठीक है।
अब डायग्नोस हमने कैसे बनाना है बेस्ड ऑन द असेसमेंट डेटा। हमने जो असेसमेंट डेटा ली है उससे ही हम डायग्नोस बनाएंगे फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू स्टोमाटाइटिस। फॉर एग्जांपल नर्सिंग डायग्नोसिस माइट बी एक्यूट पेन रिलेटेड टू ओरल अल्सरेशन। अब उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है ना, अल्सर की वजह से और सोर्स की वजह से उसको पेन हो रहा है, तो हम क्या इन डायग्नोस बनाएंगे, एक्यूट पेन किससे रिलेट कर रहा है, ओरल में क्या है, ओरल कैविटी में अल्सर है, तो हम किससे रिलेट करेंगे, रिलेटेड टू ओरल अल्सरेशन। या फिर दूसरा डायग्नोस क्या होगा, इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इन्फ्लोमेशन। ठीक है, तो ये दो बेस्ट उसके बन गए डायग्नोसिस। ठीक है, तो डायग्नोसिस के बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने उसको ट्रीट करने के लिए प्लान बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली गोल्स बनाते हैं, एस्टेब्लिश गोल्स एंड एक्सेप्टेड आउटकम्स इन कोलैबोरेशन विद द पेशेंट। हम पेशेंट के साथ कोलैबोरेट करके गोल्स बनाते हैं। ठीक है, गोल्स में इंक्लूड पेन रिलीफ, अल्सर हीलिंग एंड इम्प्रूव ओरल हाइजीन। अब हमने क्या गोल बनाना है, हमने गोल ये बनाना है कि हमने पेशेंट का पेन रिड्यूस करना है, उसकी जो अल्सर है उसको हील करवाना है और उसकी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करना है। उसके बाद डेवलप एन इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान दैट आउटलाइन नर्सिंग इंटरवेंशन एंड स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हमने इंडिविजुअलाइज्ड केयर बनानी है जो कि क्या आउटलाइन करें, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड वो स्ट्रेटजीज जो कि हमने आइडेंटिफाई की नर्सिंग डायग्नोस में। ठीक है, फिर हमने प्लान करना है पेशेंट की एजुकेशन ऑन स्टोमाटाइटिस मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। हमने क्या प्लान करना है कि पेशेंट को हमने एजुकेट करना है रिगार्डिंग स्टोमाटाइटिस की मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी हमारी बन गई प्लानिंग स्टोमाटाइटिस के लिए। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन में हमने जो प्लान बनाया वो हमने इम्प्लीमेंट करना है पेशेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट मेडिकल एंड नर्सिंग इंटरवेंशन विच में इंक्लूड एडमिनिस्ट्रिंग प्रेस्क्राइब मेडिकेशन सच एज एनाल्जेसिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल एजेंट्स। जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट में मैंने क्या बताया, या तो प्रिस्क्राइब्ड है या फिर OTC मीन्स ओवर द काउंटर। हमने इम्प्लीमेंटेशन में जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है वो हमने इम्प्लीमेंट करनी है पेशेंट के ऊपर। वो एनाल्जेसिक हो सकती हैं, एंटीवायरल हो सकती हैं, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है ऑन प्रॉपर ओरल हाइजीन प्रैक्टिस। पहले हमने प्लान में क्या बनाया था कि हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे अभी हमने पेशेंट को बताया नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है उसकी ओरल हाइजीन प्रैक्टिस के लिए ताकि वो प्रॉपर करे, इंक्लूडिंग जेंटल टूथब्रश, आहिस्ते आहिस्ते वो टूथब्रश करे एंड माउथ रिंसिंग विथ सेलाइन सॉल्यूशन। ये सारी हमने एजुकेशन पेशेंट को देनी है। उसके बाद ऑफरिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हमने न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है टू इंश्योर एडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स विच में इंक्लूड रिकमेंडिंग सॉफ्ट और लिक्विड डाइट्स। उसके बाद हमने एडमिनिस्टर करना है टॉपिकल एनाल्जेसिक और प्रोटेक्टिव कोटिंग टू रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अब एनाल्जेसिक क्या किस लिए यूज़ करते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग इरिटेंट्स एंड ट्रिगरिंग्स। हमने पेशेंट को बताना है कि ऐसी चीज़ें जो कि आपको इरिटेट कर रही हैं और ट्रिगर कर रही हैं आपकी पेन को, उनसे आपने अवॉइड करना है। ठीक है, सच एज टोबैको हो गया, अल्कोहल, ठीक है,
एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन मैनेजिंग दीज फैक्टर्स, और हमने गाइड करना है उनको ताकि वो इन सब को मैनेज कर सकें। उसके बाद मॉनिटर हमने करना है फॉर एनी साइंस और एनी कॉम्प्लिकेशन और वर्सिंग ऑफ द कंडीशन। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने देखना है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन में हम देखते हैं कि आइदर हमने जो गोल सेट किया था वो गोल मेट हो गया है या फिर नहीं हुआ, या फिर कोई हमने दूसरी चेंजिंग्स करनी है या नहीं करनी। ठीक है। तो एवेल्यूएशन में हम असेस करते हैं पेशेंट को, रिस्पॉन्स टू नर्सिंग इंटरवेंशन एंड द प्रोग्रेस टुवर्ड एस्टेब्लिश गोल एंड आउटकम्स। अब जो नर्सिंग इंटरवेंशन हमने दी है पेशेंट को, क्या उसका जो है एक सूटेबल आउटकम हमें मिला है या नहीं मिला, या फिर हमने मॉडिफाई द केयर प्लान एज नीडेड बेस्ड ऑन द पेशेंट रिस्पॉन्स एंड चेंजिंग नीड्स, या फिर हमने अपना केयर प्लान जो है वो मॉडिफाई करना चाहिए पेशेंट की नीड के मुताबिक। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड ऑन गोइंग एजुकेशन एंड सपोर्ट द पेशेंट and their caregivers to promote self-care and prevent future episodes of stomatitis। और हमने क्या करना है, पेशेंट को ऑनगोइंग एजुकेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और उसके केयर गिवर्स को भी बताना है कि इसकी जो है सेल्फ केयर वो प्रमोट करें और अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें ताकि फ्यूचर में जो है वो स्टोमाटाइटिस के होने के चांसेस कम हों। ठीक है। ये तब करेंगे जब हमारा गोल जो है वो मेट होगा, तो फ्यूचर के लिए हम पेशेंट को ये एजुकेशन देंगे। ठीक है। तो ये थी सारी स्टोमाटाइटिस की एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, बात समझ आ रही है? आई थिंक लेक्चर आज बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, इसको लंबा होना था। ठीक है। तो लास्ट है, अब हमने कौन कौन सी ऐसी टीचिंग्स देनी है फॉर द स्टोमाटाइटिस के लिए। सबसे पहले कि हमने पेशेंट को बताना है कि जो सिम्टम्स हैं स्टोमाटाइटिस से रिलेटेड उनको आपने रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद है पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, मीन्स जो कि पेशेंट के किस काज से वो स्टोमाटाइटिस हुआ है वो हमने आइडेंटिफाई करके उसी की ही हमने उनको केयर का बताना है। उसके बाद क्या काजेज़ और ट्रिगर्स हैं, हमने उनको ओरल हाइजीन का बताना है, और डाइटरी कंसिड्रेशन फॉर एग्जांपल विटामिन रिच फूड, मिनरल रिच फूड्स हमने उनको कहना है कि वो अपनी डाइट में लें। मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट हमने वो उनको बताना है कि कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसकी वजह से उनको स्टोमाटाइटिस काज होता है, उसके ट्रीटमेंट का हमने उनको बताना है। उसके बाद पेन मैनेजमेंट और अवॉइडिंग इरिटेंट्स, मीन्स जो भी स्टोमाटाइटिस के इरिटेट करते हैं हम उन इरिटेंट्स को अवॉइड करने का बोलेंगे। ठीक है। तो होप सो कि वीडियो लेक्चर आपको पूरा समझ आ गया। हमने आज स्टोमाटाइटिस को डिटेल में डिस्कस किया, उसका काजेज़ को डिस्कस किया, उसके मैनिफेस्टेशन को डिस्कस किया, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसकी मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर प्लान, एंड लास्ट में हमने उसकी नर्सिंग टीचिंग और एजुकेशन को डिस्कस किया। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।